शिमला में सुबह करीब 6 बजे सड़कों पर धुंध बिखरी थी। ठंड इतनी थी कि कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे में सन्नाटे को चीरते हुए सड़कों पर बाइक की आवाज गूंजने लगी। तभी अचानक बाइक सवार को रियर मिरर से कार आती हुई नजर आई। कोहरे की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो कार बाइक के नजदीक आई, उसकी नजर कार की खिड़की पर टिक गई। कोई कार की खिड़की से उसकी तरफ बंदूक ताने हुए था। बाइक सवार के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से एक्सीलरेटर घुमाया कि तभी बाइक सामने से आ रही कार से टकरा गई। कार में से मुंबई शहर का जाना माना माफिया अर्नव गुस्से से बाहर निकला और बाइक सवार के पास जाकर उसे ढकेलते हुए बोला, "साले अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? गाड़ी में बच्ची भी है, अगर उसे कुछ हो जाता तो?" लेकिन बाइक सवार की नजरें कार की खिड़की से निकली बंदूक पर ही टिकी हुई थी। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आई और बाइक सवार ने अर्नव को कार की आड़ में ढकेल दिया। गोली उस अनजान शख्स के हेलमेट को छू कर निकल गई थी। उसने कांपते हाथों से अपना हेलमेट निकाला, तभी उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। अर्नव एक टक उस लड़की को देखता रह गया। उसने बालों को अपने हाथों से साइड किया। समंदर की तरह गहरी नीली आंखें जिनमें कोई भी डूबना चाहता हो, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। गोरी तो वो थी, लेकिन हल्का हल्का गुलाबी रंग भी था। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए कहा, मुझे जान से कौन मारना चाहता है?" "वो तुम्हें नहीं, मुझे मारने आए थे। तुम ठीक तो हो?" अर्नव ने सहारा देकर उसे उठाते हुए कहा। अर्नव की कार के पीछे 2 कार और रुक गई थी। अर्नव के साथी अली, विशाल, शंकर भागते हुए अर्नव के पास आए। जूलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डर के मारे दुबक कर कार में ही बैठी रही। तभी ये लड़की मोबाइल स्क्रीन पर टाइम देखते हुए बोली, "हे शिवजी, बहुत देर हो गई। माँ इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना होगा।" "अरे लेकिन सुनो तो।" अर्नव इतना ही कह पाया था। तब तक उस लड़की ने झट से अपना हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट करके वहां से आंधी की तरह निकल गई। अर्नव तुरंत अपनी कार में बैठा और सोती हुई बच्ची को उसने अपने सीने से लगा लिया। अर्नव सिंह शेखावत, प्यार से या डर से सब इसे शेखावत साहब कहते हैं। अर्नव 24 साल का एक नौजवान है। गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता है। हर चीज इसे परफेक्ट चाहिए। अगर कुछ इधर उधर हो गया तो मानो किसी की शामत आई। अर्नव के परिवार में सिर्फ उसकी भांजी है सिया, जिसके लिए वो जी रहा है, वरना कब का खुद को उसने मार दिया होता। वो जो बच्ची थी वही थी सिया। अर्नव के कुछ दोस्त हैं जो उसके गैर कानूनी कामों में उसका साथ देते हैं। अली, विशाल, शंकर और जूलिया सब वापस से अपनी कार में बैठ गए। तभी आगे बैठे विशाल ने अर्नव से कहा, "आखिर शिमला में कोई तुम पर हमला कैसे कर सकता है? किसी को भी पता न चले कि हम यहाँ आए हैं, इसलिए मैंने होटल में बुकिंग नहीं करवाई। हमने रेंट पर घर लिया है।" अर्नव ने चेहरे पर बिना किसी भाव के जवाब दिया, "नफरत है मुझे इस शहर से। शिमला शहर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। अगर ये डील इतनी इम्पोर्टेंट ना होती तो मैं कभी यहाँ कदम नहीं रखता। लेकिन अब जब यहाँ मेरा स्वागत हो ही गया है तो इस शहर को भी मेरे पुराने जख्मों की भरपाई करनी पड़ेगी।" वहीं दूसरी तरफ बाइक पे सवार लड़की जैसे ही अपनी बाइक से उतरकर मंदिर में जाकर चुपचाप से अपनी माँ जयश्री के बगल में खड़ी हो गई। जयश्री अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली, "आ गई महारानी। इतना समय कहाँ लगा दिया आद्रिका? आज पापा की बरसी है ना? इस दिन तो तुम कभी लेट नहीं होती।" "नहीं माँ, मैं तो आपकी कैब से भी पहले आ जाती, लेकिन..." इतना बोलकर आद्रिका शांत हो गई। उसकी नजरों के सामने अचानक कुछ देर पहले घटी घटना घूम गई। उसने अपनी माँ को उस घटना के बारे में बताना सही नहीं समझा। कांपते हाथों से उसने आरती की थाली उठाई और बोली, "पहले पूजा कर लेते हैं,
बाद में इस बारे में बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जयश्री ने हाथ जोड़कर एक नजर आद्रिका को देखा और फिर महादेव की मूर्ति की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। आज के ही दिन तो मुझे उनकी वो काली सच्चाई का पता चला था। 15 साल पहले की वो रात अभी तक मेरी जहन में है। उस दिन अगर इतना ठोस कदम ना उठाती तो शायद मैं और मेरी बच्ची भी उन माँ बेटी की तरह। हे कालों के काल महाकाल, आपसे मैं बस एक ही चीज चाहती हूँ और वो है मेरी बेटी की सफलता। मैं जानती हूँ इस सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा कौन है। उस कांटे को कृपा करके मेरी बेटी के पैरों में चुभने ना दीजिएगा, क्योंकि वो कांटा कितना जहरीला है ये आपसे बेहतर कौन जानता है। उस कांटे के जहर से मेरा अमृत भरा प्यार खत्म होने की पूरी संभावना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूजा पूर्ण करने के बाद दोनों बाहर आए। जयश्री गरीबों में अनाज बांटने लगी और आद्रिका कंबल और कपड़े। सब कुछ बांटने के बाद दोनों माँ बेटी घर की ओर चले गए। दोनों पर्वत कॉलोनी पहुंचे। अंदर आते ही उन्हें अपनी पड़ोसन विमला मिल गई। विमला दोनों को देख बोली, अरे सुबह सुबह कहाँ से आ रही है माँ बेटी की जोड़ी? जयश्री बोली, वो मंदिर गए थे। विमला बोली, अच्छा, अरे हाँ, वो तुम्हारे घर पर ना एक पार्सल वाला आया था। ये सुनकर आद्रिका ने असमंजस की स्थिति में कहा, पार्सल वाला? उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी तो 7:30 बज रहे थे। इतनी सुबह कौन सा पार्सल वाला? विमला बोली, मुझे भी हैरानी हुई। मैंने भी उससे पूछा तो वो कुछ नहीं बोला और पार्सल पकड़ाकर चला गया। बहुत ही अजीब आदमी था। ये सब सुनकर जयश्री की धड़कनें बढ़ गई। उसने मन ही मन कहा, जिसका डर है वो ना हो जाए। महादेव, अभी अभी तो दुआ की और अभी से ही मेरी बच्ची के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। विमला ने कहा, तुम लोग घर चलो, मैं योगेश के हाथों से भेज देती हूँ पार्सल। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों अपने घर की तरफ चले गए। घर के अंदर आते ही आद्रिका ने कहा, इतनी सुबह कैसा पार्सल होगा? जयश्री ने कहा, तू ध्यान मत दे, तू बस अपने MBA परीक्षा की तैयारी कर। कब है अगली परीक्षा? आद्रिका बोली, 3 दिनों बाद। जयश्री ने कहा, जब तक नाश्ता तैयार करती हूँ तब तक तू ऊपर साफ सफाई कर, और हाँ, अगर तेरे कमरे में मुझे कुछ भी अस्त व्यस्त मिला ना तो देख लेना। आद्रिका सिर हिलाकर चली गई। जयश्री सरकारी स्कूल में रसायन शास्त्र की अध्यापिका है और आद्रिका शर्मा MBA के आखिरी साल में। उसकी उम्र 21 साल है। आज से उसके इम्तिहान शुरू होने हैं। आद्रिका पढ़ने के साथ साथ एक कैफे में मैनेजर का काम भी करती है। आद्रिका हर शनिवार रविवार एक अनाथ आश्रम में अपनी माँ के साथ जाती है। आद्रिका के जाने के बाद योगेश आ गया। योगेश ने कहा, जयश्री आंटी। जयश्री किचन से निकली। योगेश के हाथ में पार्सल देख जयश्री की धड़कनें बढ़ गई। उसने एक नज़र ऊपर देखा जहां आद्रिका के कमरे का दरवाजा बंद था, जिसका साफ मतलब था कि वो कमरे में है। जयश्री ने जल्दी से पार्सल लिया और
सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।